हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आज जो आपका कोई भी एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम नहीं था। बस मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में जो है एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम होने वाला है। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में इसी प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखेगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन था कि अलार्मेल वल्ली किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए, ये जो आपके अलार्मेल वल्ली थे ना, ये भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो देखिए, विश्व का जो सबसे बड़ा फूल है ना, ये आपका रेफ्लेसिया आर्नोल्डी है। तो रेफ्लेसिया आर्नोल्डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसका आकार कितना है, तो देखिए इसका जो आकार है ना वो 3 फीट है। और वजन की बात कर ले तो 11 से 15 किलोग्राम तक जो है इसका वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये जो है किस वंश के राजा ने जो है इसे बनवाया था। तो देखिए, इस विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ना, ये पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं सदी के अंतिम वर्ष या फिर 9वीं सदी के शुरुआत में जो है इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो आपका वंश पूछा गया था, तो पाल वंश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रंगीन महल कर्नाटक के किस शहर में स्थित है। तो देखिए, ये जो आपका रंगीन महल है ना, ये आपका बीदर शहर में जो है ये आपका स्थित है। तो बीदर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कांग्रेस समाजवादी दल यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना है ना, ये कब हुई थी। तो देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना है ये 1934 में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव ने जो है इसकी स्थापना की थी। तो 1934 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम पूछा गया था। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद के जो बचपन का नाम था ना वो नरेंद्र नाथ दत्त था। तो नरेंद्र नाथ दत्त आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली भारत की महिला खिलाड़ी कौन है। तो देखिए, ये जो आपकी पीवी सिंधु है ना, ये लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी बनी थी। और ये जो है रियो ओलंपिक 2016 में जो है ये रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीती थी। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है ये ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीती थी। तो पीवी सिंधु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लास्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। जो जैसा कि आपको पता है कि 2015 में जो है योजना आयोग का नाम बदलकर जो है आपका नीति आयोग कर दिया गया था। और मोहन सिंह कांग्रेस सरकार के दौरान 2014 में ही जो है श्री मोंटेग सिंह अहलूवालिया जो है इस आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। तो मोंटेग सिंह अहलूवालिया आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले नीति आयोग जो अभी वर्तमान में इसका नाम है, नीति आयोग के वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो ये आपके सुमन बेरी हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि फेलोशिप योजना ये जो है किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है। तो देखिए, हाल ही में 2022 में जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फेलोशिप योजना जो है ये शुरू किया गया है। तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडर और फुटर ये जो है कहाँ स्थित होता है। तो देखिए, हेडर और फुटर की बात कर ले तो ये आपका इंसर्ट टैब में जो है स्थित होता है। तो इंसर्ट टैब आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि राजकोषीय वर्ष यानी फिस्कल ईयर में जो है कितने क्वार्टर होते हैं। तो देखिए, राजकोषीय वर्ष की बात कर ले तो इसमें जो आपके 4 क्वार्टर होते हैं। तो 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत के राष्ट्रमंडल विधेयक 1925 को कितने मौलिक अधिकार की जो है मांग की गई थी। तो देखिए, 1925 में एनी बेसेंट द्वारा तैयार किए गए भारत के राष्ट्रमंडल विधेयक में जो है
टोटल आपके 7 मूल अधिकारों को विशेष रूप से जो है वो मांग किया गया था, तो 7 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच स्टेट्स पीपल आर मल्टी डायमेंशनली प्रॉपर्टी इंडेक्स रिपोर्ट पुअरेस्ट, यानी जो आपका नीति आयोग के द्वारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट जो जारी किया जाता है, उसमें 2021 में जो है आपका पुअरेस्ट यानी गरीब राज्य जो है ये कौन रहा था। तो ये जो आपका सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था। तो देखिए 2021 में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो गरीब राज्य रहा था ना, ये आपका बिहार राज्य रहा था। उसके बाद जो आपका झारखंड राज्य रहा था, उसके बाद जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य रहा था। तो बिहार ऑप्शन में दिया था, तो बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है राजस्व का स्रोत नहीं है। तो आपके ऑप्शन में एक दिया हुआ था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लाभांश, ये जो ऑप्शन था ना, ये राजस्व का स्रोत नहीं है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बिंग ये जो है क्या है। तो देखिए ये जो आपका बिंग है ना, एक सर्च इंजन है जिसे माइक्रोसॉफ्ट जो है वो लेकर आया था। तो सर्च इंजन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ए पर्सन हु वॉक्स इन स्लीपिंग इज कॉल्ड, यानी आपका इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आया था कि नींद में चलने वाले व्यक्ति को जो है क्या कहा जाता है। तो इसे जो आपका सोमनम्बुलिज्म कहा जाता है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जैनित का जो है सिनोनिम पूछा गया था। तो देखिए जैनित का जो मतलब होता है ना, वो चरम बिंदु या फिर शीर्ष बिंदु होता है। तो देखिए इसके ऑप्शन जो दिए हुए थे वो आपका हाइट दिया गया था। तो हाइट जो होता है ना, ये आपका जैनित का जो है सिनोनिम होता है। तो हाइट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका फर्स्ट शिफ्ट में आता कि गूगल मैप्स ने भारत में स्ट्रीट व्यू सेवा किस कंपनी के साथ मिलकर जो है वो लॉन्च की है। तो देखिए हाल ही में गूगल मैप ने जो है 2 स्थानीय कंपनी जेनेसिस इंटरनेशनल और टेक महिंद्रा के साथ मिलकर भारत के 10 शहरों में जो है अपनी स्ट्रीट व्यू सर्विस जो है वो लॉन्च की है। तो जेनेसिस इंटरनेशनल और टेक महिंद्रा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रानी की वाव किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका रानी की वाव है ना, ये गुजरात के पाटन में स्थित है। तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले रानी की वाव के बारे में। तो देखिए ये जो आपका रानी की वाव है ना, ये एक बावड़ी यानी सीढ़ीदार कुआं है जिसका निर्माण 163 ईस्वी में जो है सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में उनकी पत्नी जो है रानी उद्यामती के द्वारा करवाया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और रानी की वाव को जो है जुलाई 2018 में आरबीआई द्वारा 100 रुपये के नोट पर चित्रित किया गया था और 22 जून 2014 को जो है इसे जो है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में जो है वो शामिल किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि शारदा अधिनियम ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 को ही जो है शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता था। और ये जो अधिनियम था ना, ये आपका 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया था। और इस अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी की उम्र जो है वो 14 साल और लड़कों के लिए जो है 18 साल जो है वो तय की गई थी। और बाद में एक संशोधन के माध्यम से जो है इसे लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए जो वो 21 कर दिया गया था। तो शारदा अधिनियम ये जो है किससे संबंधित था। तो ये आपका बाल विवाह से संबंधित था। तो बाल विवाह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि होली त्यौहार ये जो है किस माह में मनाया जाता है। तो देखिए होली का जो त्यौहार है ना, ये मार्च के महीने यानी फागुन मास में जो है ये मनाया जाता है। तो ऑप्शन में आपका फागुन मास दिया गया था। तो फागुन मास आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक जो है पल्लव वंश का शासक नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग पल्लव वंश की बात कर ले। तो देखिए पल्लव वंश की जो स्थापना है ना, ये 575 ईस्वी में सिंह विष्णु के द्वारा जो है पल्लव वंश की स्थापना की गई। इसके अलावा पल्लव वंश की राजधानी भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए पल्लव वंश की जो राजधानी था ना, वो कांची था। पल्लव शासकों की सूची आप देख लीजिए। तो सिंह विष्णु ने जो है पल्लव वंश की स्थापना की थी। इसके अलावा महेंद्र वर्मन प्रथम थे, नरसिंह वर्मन प्रथम थे और नरसिम्हा वर्मन
द्वितीय थे, ये सब जो थे आपके पल्लव वंश के शासक थे। तो इनमें से 3 तो आपका ऑप्शन में दिया गया था। और चौथा जो ऑप्शन मुझे मिला था बच्चों द्वारा, एक तो आपका हर्षवर्धन ऑप्शन मिला है, और बच्चों ने ये भी बताया कि हर्षवर्धन नाथ देकर जो है ये प्रभाकर वर्धन दिया गया था। तो देखिए मैं दोनों के बारे में आपको बता देता हूँ। हर्षवर्धन जो थे ना, ये वर्धन वंश का एक सदस्य थे, जिसे जो है पुष्यभूति वंश के रूप में भी जाना जाता है। और ये जो प्रभाकर वर्धन थे ना, ये आपके हर्षवर्धन के पिताजी थे। तो दोनों ऑप्शन में से कोई भी दिया होगा ना, वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपके प्रभाकर वर्धन और हर्षवर्धन ये दोनों जो थे वो आपके पुष्यभूति वंश के जो है आपके संबंधी थे, ना कि पल्लव वंश के। तो इनमें से जो भी दिया होगा वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी न्यायपालिका यानी जुडिशरी की जो है मुख्य विशेषता है। तो आपके ऑप्शन में एक दिया गया था कि न्यायपालिका की स्वतंत्र, यानी भारत का जो संविधान है ना, वो न्यायपालिका को वास्तव में जो वो स्वतंत्र बनाता है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये जो आपका न्यायपालिका की मुख्य विशेषता है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो एक नवीनतम भू आकृति है। तो आपके ऑप्शन में आपका हिमालयन और नॉर्थर्न प्लेन्स दिया गया था। तो देखिए हिमालय और उत्तरी मैदान ये जो आपका एक नवीनतम भू आकृति है। तो हिमालय और उत्तरी मैदान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2001 से 2011 के बीच सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा गया था। तो देखिए 2001 से 2011 के बीच जो सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य रहा था ना, वो आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य रहा था। अरुणाचल प्रदेश का 2011 में जो है जनसंख्या घनत्व 17 प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2011 की जनगणना में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना रहा था। तो देखिए भारत की बात कर ले तो ये 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। वहीं अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा रहा था, तो ये आपका बिहार रहा था। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व रहा था ना, वो आपका 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके हर शिफ्ट में एक जो है आपका 2011 की जनगणना से जो है जरूर प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे कि सबसे साक्षर राज्य कौन रहा था। तो देखिए सबसे अधिक जो साक्षर राज्य रहा था, लिटरेसी रेट जो रहा था, वो केरल राज्य का रहा था। और सबसे कम जो था वो आपका बिहार राज्य का रहा था। इसके अलावा आपका ये भी पूछा गया था कि सबसे छोटा राज्य जो है जनसंख्या की दृष्टि से कौन रहा था 2011 की जनगणना में। तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम जो था ना, वो आपका सबसे छोटा राज्य रहा था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है गोवा जो है वो आपका सबसे छोटा राज्य रहा था। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य था वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य रहा था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य रहा था ना, वो आपका राजस्थान राज्य रहा था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लघु वित्त यानी माइक्रो फाइनेंस जो है ये किस समिति के द्वारा लाया गया था। तो देखिए ये जो आपका माइक्रो फाइनेंस है ना, ये आपका मालेगाम समिति के द्वारा लाया गया था। तो मालेगाम कमेटी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको ये भी बता दूं कि मालेगाम समिति अगर आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया था ना, तो फिर आपका एक सी रंगराजन समिति करके दिया होगा। तो देखिए ये जो आपका सी रंगराजन समिति था ना, ये देश में वित्तीय समावेशन पर जो है एक रिपोर्ट तैयार किया था और वित्तीय समावेशन में सुधार के लिए सिफारिश जो है वो की थी। तो अगर ऑप्शन में सी रंगराजन समिति दिया था तो ये आपका फिर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में पहली जो औद्योगिक नीति की घोषणा है ना, ये कब की गई थी। और आपके ऑप्शन में जो एग्जैक्ट डेट पूछा गया था। तो देखिए भारत सरकार ने 6 अप्रैल 1948 को जो है अपनी पहली औद्योगिक नीति घोषित की थी। और ये जो है किसके द्वारा संसद में पेश किया गया था। तो देखिए औद्योगिक नीति 1948 को जो है तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा जो है ये संसद में पेश किया गया था। तो 6 अप्रैल ऑप्शन में दिया गया था। तो 6 अप्रैल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SACS इन स्टेट्स एड एक्ट्स, यानी जो आपके राज्य एड्स एक्ट है ना, इसके तहत SACS का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए SACS का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो आपका स्टेट्स एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल सोसाइटीज होता है, यानी राज्य एड्स रोकथाम और नियंत्रण समितियां, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2021 में
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ये जो है कौन बने थे? क्वेश्चन में जो आपका केंद्रीय मंत्री के बारे में दिया गया था, ठीक है। तो देखिए 2021 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो है ना, ये मनसुख मंडाविया को बनाया गया था। और मनसुख मंडाविया ने ये जो है किसका स्थान ग्रहण किए थे? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह जो है वो लिए थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मनसुख मंडाविया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नई दिल्ली में किसके द्वारा जो है एक नृत्य विद्यालय की जो है स्थापना वो किया गया था? तो देखिए पंडित बिरजू महाराज ने अपना खुद का जो नृत्य विद्यालय है ना, जो कि विद्यालय का नाम कलाश्रम है, जो कलाश्रम जो विद्यालय था ना, वो आपका दिल्ली में शुरू किया गया था। और ये पंडित बिरजू महाराज के द्वारा शुरू किया गया था। तो पंडित बिरजू महाराज आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले पंडित बिरजू महाराज के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी जो आपके प्रश्न बनते हैं। तो देखिए ये जो पंडित बिरजू महाराज है ना, एक भारतीय कथक नर्तक, संगीतकार, गायक और बनारस घराने के कालका बिंदादीन घराने के जो है ये प्रतिपादक थे। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज के चाचा का नाम भी पूछा जाता है। तो देखिए उनके जो दो चाचा थे, एक तो आपके शंभू महाराज थे और दूसरे आपके लच्छू महाराज थे। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज के पिताजी और उनके गुरु का नाम पूछा जाता है। तो देखिए पंडित बिरजू महाराज के जो गुरु थे ना, वो उनके पिताजी ही थे। और उनके पिताजी को जो नाम था वो अच्चन महाराज था, जो कि कथक नृत्य से ही जो संबंधित थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो आपका कथक नृत्य है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा इन्हें जो है भारत का पद्म विभूषण ये जो है कब मिला था? तो देखिए 1986 में बिरजू महाराज को भारत का जो है दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और भारत का जो पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो आपका कौन सा है? तो भारत रत्न है। दूसरा जो है वो आपका पद्म विभूषण है। तीसरे की बात कर ले तो ये आपका पद्म भूषण है। और चौथा जो है वो आपका पद्म श्री है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि केरल उच्च न्यायालय ने कौन से विवादित अधिनियम को जो है लागू कर दिया था? तो देखिए केरल उच्च न्यायालय के द्वारा या फिर केरल राज्यपाल जो आपके मोहम्मद आरिफ थे ना, उनके द्वारा जो है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 1996 को जो है ये लागू कर दिया गया था। तो लोकायुक्त और लोकपाल अधिनियम 1996 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि अर्जुन पुरस्कार 2021 में कितने खिलाड़ियों को जो है ये दिया गया है? तो देखिए 2021 की बात कर ले तो अर्जुन पुरस्कार जो है ये खेल और स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 35 खिलाड़ियों को जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो 35 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार अगर पूछा जाए तो देखिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की बात कर ले तो ये 12 लोगों को दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कंप्यूटर में फाइल को सेव करने के लिए जो है किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए कंप्यूटर में फाइल को सेव करने के लिए जो है आपका Ctrl+S शॉर्टकट की जो है वो उपयोग किया जाता है। तो Ctrl+S आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि शॉर्टकट की टू गो अप वन पेज इन डॉक्यूमेंट, यानी आपके डॉक्यूमेंट्स में वन पेज पे जाने के लिए जो है कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है? तो ये जो आपका Ctrl+ पेज अप जो है वो आपका शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है। तो Ctrl+ पेज अप आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की पूछी गई थी। तो देखिए सुपर स्क्रिप्ट का जो शॉर्टकट की होता है ना, वो आपका Ctrl+Shift++ होता है। तो Ctrl+Shift++ आपका करेक्ट आंसर होगा। सबसे ज़्यादा सर्च करने वाली वेबसाइट का नाम पूछा गया था। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो सर्च करने वाला वेबसाइट है ना, वो आपका गूगल है। तो गूगल आपका करेक्ट आंसर होगा। कि भारत ने किस टीम को हराकर जो है अंडर-19 विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो देखिए भारत ने जो है फाइनल में इंग्लैंड टीम को हराकर जो है अंडर-19 विश्व कप 2022 का जो है ये 5वां खिताब जीता है। तो इंग्लैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले भारत कब कब जो है अंडर-19 विश्व कप का खिताब जीता है? तो 5 बार जीत चुका है। और कब कब? तो एक आपका 2000 में जीता था, 2008 में, 2012 में और 2018 में, और फिर आपका 2022 में। ये 5 साल जो है ये भारत अंडर-19 का खिताब जो है वो जीत चुका है। इसके अलावा एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2022 के फाइनल मैच में जो है
प्लेयर ऑफ द मैच ये जो है कौन बने थे? तो देखिए 2022 के फाइनल में जो प्लेयर ऑफ द मैच है ना, ये भारत के ऑलराउंडर प्लेयर राजा अंगद बावा जो है ये बने थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे थे? तो देखिए दक्षिण अफ्रीका के डिवाल्ड ब्रेविस, जिन्होंने केवल 6 पारियों में जो है 506 रन मारकर ये जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बाबर का जो है शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो देखिए मुगल वंश के संस्थापक बाबर का जो शासनकाल है ना, ये 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक रहा था। तो 1526 से 1530 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बाबर का पूरा नाम पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए बाबर का जो पूरा नाम है ना, वो आपका जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। और बाबर का जन्म कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1483 को जो है फरगना में इनका जो है वो जन्म हुआ था। यहाँ से एक प्रश्न और एग्जाम में पूछा जाता है कि बाबर जो है फरगना की गद्दी पर कब बैठा था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बाबर की पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की उम्र में जो है 1494 ईस्वी में ये जो है फरगना की गद्दी पर बैठा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बाबर के युद्ध से भी जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि पानीपत का प्रथम जो युद्ध है ये कब लड़ा गया था? तो 1526 में लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर जो है वो विजयी रहा था। 1527 में जो है बाबर खानवा का युद्ध लड़ा गया था, जो कि बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था, जिसमें जो है बाबर जो है वो विजयी रहा था। उसके बाद 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। ये आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया था कि चंदेरी का युद्ध जो है ये किन के मध्य लड़ा गया था? तो देखिए चंदेरी का जो युद्ध है ना, ये मेदनी राय और बाबर के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर जो है वो विजयी रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1529 में जो है घाघरा का युद्ध लड़ा गया था, जो कि बाबर और अफगानों के विरुद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर जो है वो विजयी रहा था। और 1530 ईस्वी में जो है बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये जो है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये जो आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये आपका उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। तो उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को कब स्थापित किया गया था? तो ये 1982 में जो है स्थापित किया गया था। और वर्ष 1988 में जो है यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में जो है वो शामिल किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान देख लीजिए, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भी आपका उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका जो है उत्तराखंड में है। उसके बाद आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दाइमाबाद ये जो किस राज्य में स्थित है? तो देखिए सिंधु सभ्यता का जो पुरातात्विक स्थल ये जो आपका दाइमाबाद है ना, ये आपका महाराष्ट्र राज्य के अहमदाबाद नगर जिले में प्रवर नदी के बाएं तट पर जो है ये स्थित है। तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर हो। और वहीं अगर नदी पूछ ले आगे के शिफ्टों में, तो ये आपका प्रवर नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दाइमाबाद जो स्थल है ना, इसे 1958 में जो है बीपी बोपडीकर के द्वारा जो है ये खोजा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का जो है वो प्रावधान दिया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 जो है ये सार्वजनिक रोजगार के संबंध में अवसर की समानता का गारंटी देता है। और ये जो अनुच्छेद है ना, ये राज्य को किसी के भी खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर जो है भेदभाव करने से रोकता है। तो अनुच्छेद 16 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत का पहला खारे पानी का लालटेन कौन सा लॉन्च किया है जो एलईडी लैंप को बिजली देने के लिए जो है समुद्री जल का उपयोग करता है? तो देखिए 14 अगस्त 2022 को जो है केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है भारत का पहला खारा पानी लालटेन रोशनी नामक जो है वो लॉन्च किया गया है, जो एलईडी लैंप को बिजली देने के लिए जो है समुद्री जल का उपयोग करता है। तो रोशनी आपका नाम पूछा गया था, तो रोशनी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई का जो है परसेंटेज पूछा गया था। तो देखिए कल ही मैं आपको जो 17 आपको जो पेपर हुआ था ना, उसमें जो आपको ये क्वेश्चन करवाया था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो आपका आबादी हिंदू धर्म का रहा था वो 79.8% रहा था। तो हिंदू वाले में 79.8% आपका करेक्ट आंसर। इसके अलावा बात कर ले इस्लाम धर्म की, तो 14.2% जो है इस्लाम का पालन करते थे, 2.3% जो है ईसाई धर्म का पालन करते थे। तो इस्लाम वाले में 14.2 आपका करेक्ट आंसर होगा और ईसाई धर्म वाले में आपका 2.3% आपका करेक्ट होगा। वहीं अगर सिख धर्म की बात कर ले तो 1.7% जो है वो सिख धर्म का पालन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे ना वो आपके क्लीमेंट एटली थे। तो क्लीमेंट एटली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जो है हर साल जनवरी के महीने में लगभग एक साथ नहीं मनाया जाता है। तो देखिए इसके मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन मिले हैं जो कि मकर संक्रांति दिया गया। तो देखिए ये जो आपका मकर संक्रांति त्यौहार है तो ये हर साल जो है जनवरी महीने में ही मनाया जाता है। तो ये तो आंसर आपका नहीं होगा। इसके अलावा 3 ऑप्शन क्या थे वो जो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में जो है भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। तो देखिए भारत सरकार ने डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को जो है नया मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है वो नियुक्त किया है। तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने ये जो आपका स्ट्रेंथनिंग फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री यानी एसपीआई के तहत जो है 3 नई योजनाएं जो है वो शुरू की है। तो देखिए केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में जो है फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने के लिए जो है स्ट्रेंथिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बैनर तले योजनाओं की जो है वो शुरुआत की गई है। और इस योजना को लागू करने के लिए जो है सिडबी परियोजना प्रबंधन इसका जो है सलाहकार होगा। तो ये आपका केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नीति आयोग के गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार देश के सबसे गरीब राज्य कौन से हैं। तो देखिए नीति आयोग के द्वारा जो आपका सूचकांक 2021 में जारी किया गया था उसमें बिहार का जो है 51.9% जनसंख्या जो है वो गरीब है। वहीं अगर झारखंड की बात कर ले तो 42.16% जो है वो झारखंड के जनसंख्या जो वो गरीब है। थर्ड पे आपका उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश के 37.79% आबादी जो है वो गरीब है। और सूचकांक में मध्य प्रदेश के जो है 36.65% जो है ये चौथे स्थान पे है। जबकि मेघालय में 32.67% के साथ जो है ये 5वें स्थान पे है। तो आपके ऑप्शन में जो है झारखंड दिया गया था। तो झारखंड में आपको बता दूं कि ये 2nd नंबर पर रहा था। बिहार आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो झारखंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मुद्रा योजना के तहत शिशु योजना में जो है अधिकतम ऋण ये जो है कितना दिया जाता है। तो देखिए मुद्रा योजना के तहत जो आपके 3 स्कीम जो है उसमें आपके जो है ऋण दिए जाते हैं। तो आपका शिशु योजना के तहत पूछा गया था। तो देखिए मुद्रा योजना के तहत शिशु योजना में जो है आपका 50,000 रुपये का जो है वो ऋण दिया जाता है। तो 50,000 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर किशोर योजना की पूछ ले तो किशोर योजना में जो आपका 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक जो वो दिया जाता है ऋण। बात कर ले तरुण योजना के तहत तो देखिए तरुण योजना के तहत जो है 5 लाख से लेकर 10 लाख जो है वो ऋण दिया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गदर आंदोलन में किसे जो है फांसी दी गई थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि करतार सिंह सराभा सहित 114 क्रांतिकारियों को जो है सेलुलर जेल भेजा गया था और 93 को जो है आजीवन कारावास या फिर फांसी की सजा हुई थी। लुधियाना में जन्मे करतार सिंह सराभा को जो है 17 नवंबर 1915 को जो है लाहौर सेंट्रल जेल में जो है वो फांसी दी गई थी। और इसके अलावा अमृतसर के जगत सिंह को भी जो है फांसी दिया गया था। तो आपके ऑप्शन में या तो करतार सिंह सराभा दिया होगा या फिर जो आपका जगत सिंह दिया होगा। तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कथक नृत्य में
2020 में जो है ये किसे पद्म श्री मिला था? तो देखिए 2020 की बात कर ले तो कथक नृत्य में जो है ये पुरुषोत्तम दधीच को दिया गया था। तो पुरुषोत्तम दधीच आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि माइक्रो फाइनेंस ये जो है किससे संबंधित नहीं है? तो देखिए माइक्रो फाइनेंस जो है ना ये आपका बैंकिंग के ऋण से संबंधित है। तो ऑप्शन में क्या दिया गया था आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा एक आपका हरियाली योजना इनमें से किससे संबंधित नहीं है पूछा गया था। तो देखिए हरियाली योजना जो है ना ये मुख्य रूप से पर्यावरण से संबंधित है तथा पेड़ पौधे एवं जल संरक्षण से संबंधित है। यानी जो ये आपका हरियाली योजना है ये आपका जल संरक्षण से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन में ये तीनों तो दिया होगा। इसके अलावा जो चौथा दिया होगा ना वही आपका यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान द हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम HYBP वाज स्टार्टेड इन इंडिया। यानी निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में जो है भारत में उच्च उपज देने वाला किस्म कार्यक्रम HYBP जो है वो शुरू किया गया था? तो देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना जिसका अवधि 1961 से 1966 रहा था और इसी अवधि में जब भारत 1962 में चीन के साथ और फिर 1965 में जो है पाकिस्तान के साथ युद्ध में गया था और देश 1965 में भीषण सूखे के चपेट में आ गया था और इसमें जो है कृषि में सुधार और हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और 1965 में HYBP कार्यक्रम जो है भारत में हरित क्रांति के एक भाग के रूप में जो है वो शुरू किया गया था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना आपका यहाँ पे